बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री फिजिक्स। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अच्छा देखें, एक सिलेबस या जो कोर्स आउटलाइन है ये आप लोग थोड़ा सा देख लेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़े बहुत डिफरेंसेस के साथ सेम है कोर्स आउटलाइन। तक गालबन फिजिक्स में एक आध पोर्शन ज़रा ज़्यादा है, केमिस्ट्री में कम है, बाकी तो तकरीबन सेम है। सेम टॉपिक्स हैं, कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। अलबत्ता यह है कि जो पेपर बनेगा केमिस्ट्री का थोड़ा टफ होता है, फिज़िक्स का एक जनरल सा उसका एक पेपर जो है उससे एडजस्ट होता है। अच्छा देखें, ये तीन एक चैप्टर्स दिए हुए हैं। एक पहला जो हमने स्टडी कर लिया केमिकल बॉन्डिंग का, उसके बाद ये एसिड बेस इक्विलिब्रिया है, जिसमें कुछ टॉपिक्स केमिकल इक्विलिब्रियम के एसिड बेस कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो थ्योरीज हैं उन्हें हम इसमें स्टडी करेंगे। तो इसके अलावा पी ब्लॉक जो एलिमेंट्स हैं उसके चंद एक टॉपिक्स हैं। तो आज का हम टॉपिक्स जो है उसे स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक्स में एसिड बेस जो इक्विलिब्रिया के टॉपिक है, देखिए इसमें वेरियस कंसेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, ए ब्रीफ रिव्यू ऑफ द वेरियस कंसेप्ट्स। तो उसमें पहला जो कंसेप्ट है वो है आर्हीनियस कंसेप्ट, या ये क्लासिकल कंसेप्ट कह देते हैं, 1884 में से पेश किया गया। अब देखिए, ये कॉमन सी बात है जो आप लोगों को पहले भी इसके बारे में इल्म है कि एसिड वो है जो पानी में एच आयन पैदा करे, और बेस वो है जिसमें ओ एच ग्रुप तो हो लेकिन वो पानी के अंदर अगर उसे हल करें, डिजॉल्व करें, तो वो हाइड्रोक्सिल आयन्स पैदा करें। Arrhenius concept is based upon ionic dissociation of compound in water. For example, HCl, when dissolved in water, it is ionized as H ions and Cl minus ions. CH4 जो है इसमें हाइड्रोजन तो है लेकिन ये पानी में आयोनाइज नहीं होता। NaOH ये पानी में डिजॉल्व होकर आयोनाइज होते हैं, OH आयन पैदा करेगा, जबकि इथाइल अल्कोहल ये एक बेस नहीं है क्योंकि ये OH आयन पानी में पैदा नहीं कर रहा। अच्छा, फिर इस तरह से देखें आपके, ये वही बात आ गई। The process of neutralization of an acid by a base can be represented by the reaction to form water। यानी एसिड बेस मिलकर एक न्यूट्रल चीज पैदा कर रही है। एडवांटेजेस क्या हैं इस कंसेप्ट की? Many aspects of acid base behavior were understood. For example, the constant heat of neutralization of a strong acid by a strong base can readily be explained in terms of Arrhenius concept because the reaction involves only the combination of hydrogen ion and hydroxyl ion in such neutralization reactions। जैसे ये देखें ना, HCl और NH को अगर आप मिला दें तो पानी के अंदर HCl आयनाइज होकर H आयन Cl आयन बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में डिजॉल्व होकर सोडियम और हाइड्रोक्साइड आयन या इसे ये फॉर्म करेगा। अब अगर हम ऐसा करते हैं
कि इन चीज़ों को हम क्या करें कि उसके अंदर हम डिज़ोल्व करें, यानी आपस में रिएक्ट करवा दें। तो जस्ट ये H और OH ये मिलकर वाटर तो बना देंगे जैसे ये है। सोडियम और क्लोराइड आयन ये उसी तरह आयन की सूरत में रहेंगे। तो कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं तो जो हीट इवॉल्व होती है उसे हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं और उसकी वैल्यू -57.4 किलो जॉल पर मोल होती है और ये ऑलवेज किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस के लिए सेम रहती है। तो इससे फिर हम क्या कहेंगे कि ये कॉन्सेप्ट जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आर्हीनियस कंसेप्ट इस चीज़ की कम अज़ कम वजाहत कर सकता है। दिस थ्योरी आल्सो लीड्स टू द quantitative determinations of acids and base strength from the equilibrium relation such as कि K जो है H एक्टिविटी ऑफ H प्लस B माइनस ओवर HB, यानी ये एक एसिड है जिसे आप HB से रिप्रेजेंट कर दें तो ये इस तरह से इक्विलिब्रियम की फॉर्म में आप उसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट देखिए इसमें it also explains the catalytic properties of acids. Arrhenius theory affords a correlation between electrolytic dissociation and the concentration of the hydrogen ions. The mobility of the hydrogen ion parallel the catalytic activity of the solution if the hydrogen ion is truly the source of the catalytic properties. अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, खामियां भी हैं इसके अंदर, शॉर्ट कमिंग्स हैं। According to this theory, all the acid-base reactions are limited to aqueous medium only. It does not explain the acid-base reaction taking place in non-aqueous solvents such as liquid ammonia. It also cannot explain the reaction in the gas phase where no solvent is present. Similarly, the definition of a base under this concept is restricted to compounds containing hydroxyl ions only. Whereas many organic compounds as well as ammonia which exhibit basic properties cannot be explained by this definition. Similarly, there are many acidic compounds which do not contain H ions and cannot be explained by the Arrhenius concept. Hence, the concept were put forward to explain more general cases of acid and bases. तो ये इसके कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स आप इसके बना लेंगे तो ज़रा एक बात बेहतर होती जाएगी। नेक्स्ट जो है इसमें प्रोटॉनिक और लोरी ब्रोंस्टेड कंसेप्ट्स 1923 में पेश किया गया। Acid is defined species, compound or ion which donates or tend to donate a proton, H ion. Base is a species which accepts or tends to accept a proton. Acid-base reaction is the transfer of a proton from an acid to a base. The dissociation of an acid, HA, can be represented as HA give us base A minus and proton H plus. एसिटिक एसिड है, बेस CH3COO माइनस और एक प्रोटॉन H प्लस। अब देखें हम इसे इस तरह से मेंशन करेंगे कि ये जो है इनकी जो हम वजाहत मजीद करेंगे। देखें according to the definition any negatively charged anion act as base. A state is a base and said to be conjugate base of acetic acid. यानी ये conjugate acid base concept भी आप इसे नाम देते हैं। In an acid base reaction, an acid produce a base conjugate and base after accepting proton yield a conjugate acid.
A1 प्लस B2 ब्रोंस्टेड एसिड ब्रोंस्टेड बेस से मिलकर B1 एक कंजुगेट बेस और A2 एक कंजुगेट एसिड को फॉर्म कर देगा। इसे मजीद एक्सप्लेन कर देते हैं बात को कि फॉर एग्जांपल the conjugate acid base pair are species on opposite side of an equation that differ by a proton. The weaker acids have stronger conjugate base pairs and stronger acids have weak conjugate base. Some conjugate acid base pairs are given in the table. वो अभी हम देखते हैं। बस ये अमोनिया एक बेस है, इसने पानी से क्या एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया और क्या बन गया अमोनियम आयन, और इधर से इसने OH को रिलीज किया। अब क्योंकि ये अमोनिया पानी से एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ये फिर बेस बन जाएगी। HCl और वाटर में से HCl जो क्या कर रहा है, ये क्लोराइड एक कंजुगेट बेस पैदा कर रहा है, उसका कंजुगेट एसिड क्या होगा H प्लस होगा। HCl अमोनिया मिलकर एक क्लोराइड देंगे और एक अमोनियम आयन को प्रोड्यूस करेंगे। तो ये इसका कंजुगेट एसिड, ये उसकी कंजुगेट बेस कहलाएगी। सिमिलरली इसमें मजीद आप देखें कि in autoionization of water it acts as an acid and a base because it can give give and accept protons. Water is therefore said to be amphoprotic, यानी it acts as acid as well as base. तो पानी के साथ मिलकर भी कंजुगेट बेस कंजुगेट एसिड पैदा कर रहा है, और बाइसल्फेट एक एसिड है और OH एक बेस है, तो इसमें सल्फेट और H2O प्रोड्यूस हो रहा है, इसने एक अपना प्रोटॉन इससे शेयर कर दिया। Thus chloride negative, sulfate minus 2, OH negative are conjugate bases of HCl, HS4 and H2O respectively. Similarly, H2O, HSO4 and HCl are conjugate acids of the bases OH, sulfate and chloride respectively. The following species may be regarded as acids: HCl, H2S4, acetic acid, HCN, H2S और H2O। और इसी तरह से फिर एनायनिक स्पीशीज में ये आ गए, कैटायनिक स्पीशीज में ये पॉजिटिव आयन बन गए। अच्छा, ये भी मॉलिक्यूलर स्पीशीज एज बेस भी कंसीडर होते हैं, पानी, अमोनिया, एमाइन, प्राइमरी एमाइन। एनायनिक स्पीशीज जैसे OH है, HSS2 माइनस बाइकार्बोनेट, बाइसल्फेट, क्लोराइड वगैरह। कैटायनिक में फिर ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड है, आयरन का, कॉपर का हाइड्रोक्साइड है, एटसेट्रा। From the above example, it is found that some of the species act both as acid and bases depending upon the manner they behave in the given reaction. तो इन्हें हम नाम देते हैं amphiprotic species. A species that act both as a proton donor and as a proton acceptor is said to be amphiprotic species. उन्हें आप नाम दे देंगे। अच्छा, अब इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं कि H2 is amphiprotic. It loses proton to a base such as ammonia or accept proton from an acid such as HCl. देखिए ना, H2O या अमोनिया को एक प्रोटॉन दे रहा है, तो ये एसिड बन गया ना। इसमें क्या है, H2O एक बेस है क्योंकि ये इससे प्रोटॉन ले रहा है, यानी ये H2O एसिड के तौर पर भी एक्ट कर रहा है और बेस के तौर पर। यानी अगर आप इसे बेस से मिलाएं तो ये एसिड बन जाते हैं, एसिड से मिलाएं तो ये
बेस बिहेव करते, तो इस वजह से हम नाम क्या देंगे, एम्फीप्रूटिक। प्रोटॉन कंटेनिंग नेगेटिव आयंस आर एम्फीप्रूटिक, फॉर एग्जांपल HS-1 OH से मिलकर अब यहाँ ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है, और HS यहाँ बेस के तौर पर एक्ट करेगा। अगर इसे आप H3O+ के साथ क्या करें, ट्रीट करें। कंजुगेट बेस एंड एसिड आर शोन एज, मसलन H-H2O+ H positive, conjugate base of water OH, conjugate acid of the जो वाटर है उसे आप H3O से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी ये वाटर जो है इसका कंजुगेट बेस क्या है, OH है, और इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, H+ को आप कहेंगे। बाइकार्बोनेट में देखें तो कार्बोनेट कंजुगेट बेस है और H2CO3 कंजुगेट एसिड बन जाएगा। Amphoteric hydroxides reacts with both acids and bases because they are equally amphiprutic. एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, ये आपको पता है कि एम्फोटेरिक कहलाते हैं। तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये एसिड के तौर पर यहाँ एक्ट कर रहा है, ये बेस है, क्योंकि इसने 3 वाटर मॉलिक्यूल थे ना, इसके साथ 3 OH थे, एक और OH इसने एक्सेप्ट कर लिया, इधर ये एक्ट कर रहा है एज ए बेस, और ये पानी जो है यहाँ पर उसमें एक प्रोटॉन है, तो ये एसिड के तौर पर एक्ट कर रहेगा। फिर है पॉलीप्रूटिक एसिड, एसिड कंटेनिंग वन प्रोटॉन विच कैन बी डोनेटेड, और मोनोप्रूटिक एसिड, those acids which contain more than one donatable protons are known as polyprutic acids. HCl, HNO3, HN, etc. are monoprutic, whereas H3PO4, H2S4, H3ASO4 are polyprutic. Non-aqueous solutions also lose or gain protons and fit into the Bronsted acid-base concept. For example, water is dissolved in liquid ammonia. तो इससे OH आयन पैदा और अमोनियम आयन जो ये प्रोड्यूस हुआ। When perchloric acid is dissolved in sulfuric acid, तो ये एसिड होगा और ये बेस के तौर पर एक्ट करेगा। Similarly, when considered sulfuric acid dissolved in glacial acetic acid, तो सल्फ्यूरिक एसिड है और ये बेस है। अब देखें ये जो सारा कंसेप्ट है, यानी स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड को मिला दें, अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस को अगर आप मिला देते हैं, तो ये इस तरह से लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड बेस कंसेप्ट के हवाले से जितना है कि इसका मटेरियल तो हमने नोट कर लिया। बस ये छोटा सा टॉपिक है, 2 कंसेप्ट्स आज हमने रीड किए हैं। इसमें मेरे ख्याल में तो मुश्किल नहीं होनी चाहिए, बहरहाल एक मजबूरी का इजहार मैं बार बार करता हूँ एज ए टीचर, मुझे ज़रूर आपसे हमदर्दी है इस हवाले से कि जो कंसेप्ट्स हम वाइट बोर्ड पर दे सकते हैं एक फिज़िकल क्लास में, ये इस तरह स्लाइड्स के ज़रिए, शायद हम वीडियोस के ज़रिए शायद हम कन्वे ना कर सकें, लेकिन इसी को ही आप इसी पे इक्तफ़ा करें और कोशिश करें कि जब आप बार बार इसे समझेंगे। अब देखें एक बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं जो हमें ये कह रहे हैं कि हमारी फ़लाँ चीज़ की क्लास नहीं हो रही, फ़लाँ क्लास नहीं हो रही, टाइम टेबल के मुताबिक नहीं है। तो आज ये अगरचे स्टैंडर्ड लेक्चर्स होते हैं, स्पेसिफिक तो नहीं है कि सिर्फ आपके कॉलेज के स्टूडेंट्स ही या अपने कॉलेज के, जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट इसे इन लेक्चर को लेते हैं,
मे बी कोई और भी इन्हें स्टडी कर रहा हो, तो उसमें एक मजबूरी के तहत हमें ऐसे ये वीडियो लेक्चर देने पड़ रहे हैं। अच्छा, बाज़ लेक्चर नहीं हो रहे कोशिश करने के बावजूद, या बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, मुझे बहुत अंदाज़ा होता है उनके मैसेजेस से, मैं खुद भी परेशानी महसूस करता हूँ। लेकिन देखें कि इन हालात में हम क्या कर सकते हैं, हमारी अपनी मजबूरियाँ हैं, हम किसी क्लास को बुला नहीं सकते अपने तौर पर भी, कि चलें 10-10, 15-15 स्टूडेंट्स को 1-1, 2-2 दिन के लिए हम कॉल कर लें, लेकिन ये भी अलाउड नहीं है। ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए मैं जब कह रहा था ज़ूम पर हम स्टार्ट करें, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि उनके पास इतना पैकेज नहीं होता कि वो 40 मिनट, आधा घंटा ऑनलाइन एक लेक्चर अटेंड करें, फिर दूसरा, फिर तीसरा। एक दिन में यानी अगर वो 3-4 घंटे ऑनलाइन रहें तो उसके इतनी वो अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। तो बहरहाल सारी हर एक बच्चे की मजबूरियाँ हैं, अभी भी आपको नहीं अंदाज़ा कि बहुत सारे बच्चे-बच्चियाँ ऐसे हैं जिनके पास स्टिल ना कोई लैपटॉप की सहूलत है, ना कोई मोबाइल की सहूलत है, एंड्रॉयड जो है, तो बस वो किस तरह गुज़ारा करेंगे, कैसे स्टडी करेंगे? अ, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मुश्किल हालात में जीना सीखें, मुश्किल हालात को फ़ेस करना सीखें। अच्छे हालात में तो हर कोई साँस ले लेता है, जी लेता है। जीना वो है जो मुश्किल हालात को फ़ेस करते हुए, फिर दूसरी बात कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आप अपने क्लास फ़ेलोज़ को सपोर्ट भी करें। अगर किसी के पास ये सहूलत नहीं है, आप उन्हें अपने घर में अपने पास बुला सकते हैं। आप 2-2, 3-3, 4-4 मिलकर भी इन लेक्चर्स को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। बहरहाल जो कमी-बेशी है फर्स्ट सेमेस्टर के लिए तो डिफ़िकल्टी इतनी नहीं होनी चाहिए, सेकंड वालों के लिए प्रॉब्लम है। थैंक यू वेरी मच, बात लंबी होती जा रही है। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़। अल्लाह की अमान।